नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खास खबर के साथ। यूपी सरकार साधु को तत्काल गिरफ्तार कर जेल भेजे, नहीं तो सरकार यूपी में और मध्य प्रदेश में भुगतने को तैयार रहे। सड़कों पर आकर पुतला फूकेंगे सरकार का समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश प्रवक्ता शमशुल हसन बल्ली। सरकार क्या कर रही है? क्या सरकार अपराध को बढ़ावा दे रही है? क्या सरकार आतंक को बढ़ावा दे रही है? ऐसे साधु को तत्काल गिरफ्तार करो, उसको जेल भेजो। अगर कल 12 बजे तक साधु पर कार्रवाई नहीं हुई तो संपूर्ण मध्य प्रदेश का एक एक कार्यकर्ता कल सरकार के पुतले जलाएगा। और केंद्र सरकार से भी हम मांगे हैं कि ऐसे लोगों पर तुरंत कार्रवाई करे, रासुरका लगाए। हम ईंट से ईंट बजा देंगे। ऐसे सरकार के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को ऐसी धमकी मिलना गलत है। समाजवादी पार्टी प्रदेश अध्यक्ष रामायण पटेल ने पत्रकार वार्ता कर बताया कि समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राष्ट्रीय जनगणना की मांग की है। वह सही है, सरकार को जातिगत जनगणना करानी चाहिए जिससे सारे देश की जाति का पता चले और उस अनुसार आरक्षण मिले। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आपका एक आदेश आया है कि जातिगत गणना मतलब सही हो, इसमें समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश क्या कहना चाहिए? परम सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमारे उत्तर प्रदेश में जाति जनगणना की मांग किया है। मैं मध्य प्रदेश में जाति जनगणना की मांग करता हूं तथा समाजवादी पार्टी जाति जनगणना के लिए आंदोलन भी चलाएगी, क्योंकि जाति जनगणना आवश्यक है। जिसकी जितनी जाति होगी उस हिसाब से भागीदारी होगी और उस हिसाब से जाति अनुसार बजट दिया जाएगा। और सरकार को जाति जनगणना करानी चाहिए, जबकि यानी जानवरों की जनगणना हो रही है, पेड़ों की जनगणना हो रही है, लेकिन मनुष्यों की जनगणना सरकार क्यों नहीं कराना चाहती? ये बड़ा चिंतनीय मामला है। मैं तो समाजवादी पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष के नाते सरकार से मांग करता हूं कि जाति जनगणना कराई जाए। आरक्षण अभी तो जो आरक्षण की बात चल रही है, तो जब जाति जनगणना हो जाएगी तो जनगणना के हिसाब से सभी जातियों को आरक्षण मिलेगा और जनगणना के हिसाब से उनको सुविधाएं दी जाएंगी कि क्या है। तो सरकार को तो आगे आकर के जाति जनगणना करानी चाहिए, जैसा कि बिहार में जाति जनगणना शुरू हो चुकी है। नीतीश कुमार जी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जाति जनगणना बिहार में शुरू करा दिया है। हमारे परम सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी उत्तर प्रदेश के लिए मांग किया। और मैं भी मध्य प्रदेश के लिए जाति जनगणना की मांग करता हूं, और अगर सरकार नहीं मानती तो इसके लिए हम आंदोलन करेंगे मध्य प्रदेश में। इसमें आप क्या कहना चाहेंगे और सरकार से क्या मांग करेंगे? ये तो बहुत गलत बात है और लोगों को धैर्य और साहस के साथ आगे आना चाहिए। इस प्रकार के व्यवहार, इस प्रकार की बातें नहीं होनी चाहिए, बहुत निंदनीय है। मैं इन सब बातों की बहुत निंदा करता हूं कि ऐसे हमारे परम सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए इस प्रकार की जो बातें आ रही हैं ये बहुत गलत हैं। मैं तो मांग करता हूं कि इनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाना चाहिए और गिरफ्तारी होनी चाहिए इनकी। वो जान से मारने की धमकी दी, गोली मारेंगे अगर वो दिखेंगे तो, इससे समाजवादी पार्टी सपोर्ट करती है। सरकार क्या कर रही है? सरकार क्या आतंक को, अपराध को, अपराधियों को बढ़ावा दे रही है? राष्ट्रीय अध्यक्ष को गोली मारने वाले व्यक्ति, जो चाहे कोई भी हो, किसी भी राजनीतिक दल से हो या किसी भी समाज से हो, ऐसे घृणित व्यक्ति को तत्काल गिरफ्तार कर जेल भेजा जाना चाहिए। उस पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट की कार्रवाई की जाना चाहिए। अगर कल तक 12 बजे तक कार्रवाई नहीं हुई तो मैं संपूर्ण मध्य प्रदेश के जिलाध्यक्ष और समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष, संपूर्ण शहर अध्यक्ष, प्रदेश पदाधिकारी मध्य प्रदेश में पूरे भारतीय जनता पार्टी सरकार का पुतला दहन कार्यक्रम रखेंगे, क्योंकि इतने गंभीर मामला हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की अगर परछाई पे पैर रखा तो हम मध्य प्रदेश ही नहीं, उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश की सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। ऐसे व्यक्ति को हम देश के प्रधानमंत्री से, देश के गृह मंत्री से, उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री से और मुख्यमंत्री से ये मांग करते हैं, तत्काल अगर उन साधु की और लोगों की गिरफ्तारी नहीं हुई, उन पर कानूनी कार्रवाई नहीं की गई तो संपूर्ण मध्य प्रदेश में धरने आंदोलन किए जाएंगे, पुतला दहन किया जाएगा उत्तर प्रदेश सरकार का।
जबलपुर के गोरखपुर थाना क्षेत्र स्थित रामपुर में रहने वाले रिटायर्ड फौजी ने 36 लाख रुपए धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। गुजरात में रियल एस्टेट और ग्रीन सिटी प्रोजेक्ट्स में काम वाली नेक्सा एवरग्रीन कंपनी में निवेश का झांसा देकर खुद को फौजी बताकर रामपुर निवासी रिटायर्ड फौजी से पैसे निवेश करवाए। प्रत्येक सप्ताह को निवेश किए हुए पैसे का रिटर्न पैसा हमेशा आता रहा, लेकिन जनवरी माह में अचानक पैसों का रिटर्न आना बंद हो गया, जिसके बाद रिटायर्ड फौजी को खुद के साथ धोखाधड़ी होने का पता चला। जिसके बाद आनन-फानन में फौजी ने निवेश की हुई है कंपनी से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन वहां संपर्क नहीं हो सका। जिसके बाद कंपनी के सभी मोबाइल बंद मिले, जिसके बाद एसपी कार्यालय आकर एडिशनल एसपी संजय अग्रवाल से शिकायत की है। मैं सुनील कुमार रजक, जो कि आर्मी से रिटायर्ड हूँ, और नेक्सा एवरग्रीन करके नाम की कंपनी, जिसमें हमारे को प्रधानमंत्री जी का झांसा देके कि धुलेरा में ग्रीन सिटी स्मार्ट सिटी बन रही है, और नेक्सा एवरग्रीन भी इस कंपनी में इस प्रोजेक्ट में शामिल है, जिसका रियल एस्टेट का काम है। और आप इसमें निवेश करके वीकली पे आउट लेके अपने इनकम को दोगुना करिए। इस झांसे में आके हमने इसमें निवेश किया, जिसके दौरान हमारा हर मंगलवार को वीकली पे आउट 50,000 रुपये, जैसे कि 1353 रुपये वीकली पे आउट आता था निवेश करने से, और हर मंगलवार को पे आउट होता था। निकल 24 जनवरी 2023 को मंगलवार को पेमेंट ना आने पर हमें इसकी जानकारी हमने ऑफिस में की, तो ऑफिस के मोबाइल और ये फ़ोन स्विच ऑफ आ रहे, और पता चला कि ऑफिस बंद है। इसके बाद हमें पता चला कि ये धोखाधड़ी हमारे साथ पैसों का गमन करके की गई है। अब मेरी सरकार से यही शिकायत है कि हम जो फौजी आदमी, ईमानदारी का जो पैसा है हमारा, जो हमारी मेहनत का है, वो सरकार से यही मेरी अपील है कि हमारे को किसी न किसी तरह से हमारे साथ न्याय होए और हमें हमारा पैसा रिटर्न किया जाए। आज आप कहाँ आए और क्या बोला एसपी साहब? एसपी साहब ने मुझे दिलासा दी कि मैं आपकी एफआईआर दर्ज करके आगे की ओर फॉरवर्ड कर दूंगा। कितना पैसा है और आपके जैसे कितने लोग? मेरे जैसे इसमें करीबन 50 से 60 हज़ार लोग हैं जो हर स्टेट से हैं, और कुछ ऑन ड्यूटी हैं आर्मी से, कुछ आर्मी से रिटायर हैं, और बैंक विभाग से भी हैं, क्या बोलते आपके टीचर्स भी हैं, बीमा करने वाले, सभी को झांसा देके इन्होंने विश्वास दिलाया है हमारे को। सर आपका नाम और? मेरा सुनील कुमार रजक, जो कि आर्मी से रिटायर्ड हूँ मैं, और मैं निवासी रामपुर छापर विजयनगर से हूँ। कुछ फौजी के साथ धोखाधड़ी का मामला आया जमीन के नाम पे, क्या है पूरा मामला? अभी एक मेरे कार्यालय में एक आवेदक आए हैं जो कि रिटायर्ड फौजी हैं। उन्होंने इस बात का शिकायत आवेदन पत्र दिया है कि किसी व्यक्ति ने इनसे एक कंपनी के नाम पे जो गुजरात में काम करती है और जो रियल एस्टेट में काम कर रही है, उसमें निवेश कराने के लिए इनसे काफ़ी बड़ी रकम ली है, और बाद में इन्हें पता चला कि इनके साथ धोखा हो गया है। वो कंपनी और वो लोग फर्जी हैं, फौजी नहीं हैं। वो खुद फौजी बन के, उनको फौजी बन के विश्वास में लिया गया। तो मैं थाना गोरखपुर का इलाका है, थाना गोरखपुर को भेज रहा हूँ इस पर जांच और कार्रवाई करने के लिए। कितने लगभग रुपये की धोखाधड़ी है? इनका बताना है हमने 36 लाख रुपये, कितने दिए? 36 लाख रुपये दिए हैं अलग अलग किस्तों में, और ये मनी बैक टाइप की थी, तो हर सप्ताह इनको पेमेंट भी होता था। जब इस सप्ताह पेमेंट नहीं हुआ इनको, तो पता चला कि ये कुछ गड़बड़ है। जबलपुर शहर में मनमाने विद्युत बिलों के चलते गरीब तबके के लोग भारी परेशान देखे जा रहे हैं। वहीं जिम्मेदार पदों पर बैठे अधिकारियों से गुहार लगाने के बावजूद उन्हें कोई संतोषजनक कार्रवाई तो क्या आश्वासन तक नहीं मिलता है। सही मामला जबलपुर के आधारताल जोन अंतर्गत से सामने आया, जहां पर नगर संभाग उत्तर कार्यालय में सब्जी बेचने वाली एक महिला ने मनमाने विद्युत बिल आने की शिकायत की है। उसका कहना है कि वह सब्जी बेचने का काम करती है और इसकी इतनी विद्युत खपत बिल्कुल भी नहीं होती। कई बार उसने असिस्टेंट इंजीनियर विकल्प सही सहित अन्य अधिकारियों के समय विद्युत मीटर बदलवाए जाने की गुहार लगाई, लेकिन अधिकारियों के कानों में जू तक नहीं रेंग रही है। तुम लोग यही बताओ ना, हम जो बोल रहे हैं।
मेरे है का हमारे पूरो ना भाई गुंजात नहीं है उतनी हम कहाँ से दे पूरो आधो चुकाएंगे। कितनों बिलाओ है? 2400। 2400 काय को काम कर रहे तो? सब्जी की दुकान लगाते हैं, कौन सी बड़ी दुकान है। और 2400 बिलाओ है? हाँ ऐसा ही आ रहा है हमारा बिल। हम ऐसे ही परेशान, हमारा मीटर नहीं चेक करते हैं बिल्कुल। हमने कहा कब से पैसा कर मीटर हमारा चेक कर, मीटर दूसरों लगाओ है तो हमारा मीटर भी नहीं बदलते हैं। साहब लोग क्या बोल देते हैं? क्या बोल देते सही है तुम्हारा। नाम बताओ अम्मा। हमारा मथुरा भाई एहरवार संजय नगर। कितनों बिलाओ है आपको? दिखाओ बिल, बिल दिखाओ। 2400 रुपया। कितने महीने को? एक महीना को। बाबू जी हम बहुत हम 10,000 रुपया भर रहे दोनों चाचा ने। अच्छा। हमारा मीटर चेक नहीं कर रहे यार। अच्छा। 10-15 साल का मीटर लगू। अच्छा। हम बहुत परेशान हैं और कौन ज़्यादा गति नहीं चले। चेक ही नहीं करे वे मीटर बिल्कुल न भल दें। गोरा बाजार थाना अंतर्गत स्थित स्पोर्ट्स क्लब में देर रात जमकर हंगामा हो गया। दरअसल जहां देर रात बर्थडे पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें शराबखोरी करते हुए देर रात का लाउड म्यूजिक बजाया जा रहा है। जब स्पोर्ट्स क्लब के मैनेजर ने पार्टी खत्म करने की गुजारिश की तो पार्टी संचालक भड़क पड़े और जमकर तोड़फोड़ कर मेन गेट में ताला लगाते हुए मैनेजर और कर्मियों को बंधक बना लिया। जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित कर स्पोर्ट्स क्लब का ताला खुलवाया और मैनेजर और कर्मियों को बंधक मुक्त करते हुए आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर विवेचना में लिया। स्पोर्ट्स क्लब में हंगामा हुआ, कुछ वकीलों ने बताया कि क्या मामला है? कुल मिलाकर के मामला ये है कि थाना गोरा बाजार में जो डायल 100 है उसको करीबन 12-12:30 बजे करीब ये पॉइंट आया था, ये इवेंट आया था कि जोर से डीजे बज रहा है स्पोर्ट्स क्लब में, जिस पे कि पहले थाना पुलिस गई, फिर उन्होंने वो बंद कराया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस ये कहती हैं कि रात्रि 10 बजे के बाद डीजे परमिटेड नहीं रहता। 12:30 बजे एक बार बंद करा के जब पुलिस वापस आई तब पुनः 2 बजे फिर से एक शिकायत आई, जिसपे कि सीएसपी खुद गए, उन्होंने बंद कराया। फिर से ये प्रॉब्लम जो आगे सॉल्व नहीं है और फिर से जब स्पोर्ट्स क्लब में जो आरोपीगण थे जो डीजे बजा रहे थे वो फिर उसको बजाने लगे। तदुपरांत जो स्पोर्ट्स क्लब के जो मैनेजर हैं और स्पोर्ट्स क्लब के जो पदाधिकारी हैं फिर उन्होंने पुलिस को शिकायत करी कि उन्होंने उनको कंस्ट्रेन कर दिया है और जो परिसर पे कब्जा करने का प्रयास करते हुए तोड़फोड़ भी कर रहे हैं। स्पोर्ट्स क्लब के पदाधिकारियों की रिपोर्ट पर थाना गोरा बाजार में 427, 323, 294, 506 और कोलाहल अधिनियम के तहत जो है मुकदमा इसमें कायम हुआ है और इसमें आगे विवेचना की जा रही है। ये कितने लोगों के खिलाफ हुआ है कम से कम? इसमें 3 से 4 लोग हैं उनके विरुद्ध। ये वो वकील हैं सुनने में आया। अब ये कंफर्म करना पड़ेगा, लेकिन कुल मिलाकर के इसमें 3 से 4 लोगों के विरुद्ध मुकदमा है। जबलपुर के माड़ोताल थाना क्षेत्र कतंगी में पीयूष ट्रेडर्स के मालिक को उनके द्वारा रखे गए कर्मचारी एजेंट ने 44 लाख रुपए की शपथ लगा दी। जहां व्यापारियों को जब इस बात का पता चला तो उसने माड़ोताल थाना में शिकायत दर्ज करवाते हुए बताया कि उसकी होलसेल सीमेंट विक्रय करने की दुकान है, जिससे उसकी सीमेंट दमोह जिले के फुटकर व्यापारियों को भी सप्लाई होती है। वहीं रुपए की वसूली के लिए उसने जितेंद्र सोनी को रखा हुआ था। वहीं जितेंद्र सोनी के द्वारा सभी व्यापारियों से वसूली कर ली गई, लेकिन उसके द्वारा फर्म में रुपए ना जमा करने उसके पास रख लिए हैं। वहीं अब जितेंद्र से रुपए की मांग की है। में कुछ धोखाधड़ी का मामला आया है, क्या था पूरा? माड़ोताल क्षेत्र में एक सीमेंट का डीलर है, उसकी तरफ से थाना माड़ोताल में एक एफआईआर रजिस्टर्ड कराई गई है। वो इस बात की है कि उसने एक अपना एजेंट नियुक्त किया था जो कि सीमेंट को अपनी बिक्री करेगा, अपने एजेंट बनाएगा और वो पैसा जो है जो हमारा फरियादी है उसके अकाउंट में जमा करेगा। और उसने ऐसा ना करके खुद पैसा रख लिया, यानी कि जो पैसा मालिक का था उसको ना दे करके उसके खाते में ना जमा करके खुद अपने यूज में ले लिया। और इस प्रकार उसने करीबन
30-35 लोगों से को सीमेंट बेचा और उनसे जो प्राप्ति हुई वो पैसा रख लिया। करीबन 36 लाख रुपए की राशि है, बहुत बड़ी राशि है। तो इस प्रकार से उसके द्वारा अमानत में छानत की गई है और 408 IPC का मामला दर्ज किया गया है। इसमें आरोपी का नाम है जितेंद्र सोनी। विश्व पर्यटन नगरी यूं तो धार्मिक, ऐतिहासिक और आध्यात्मिक नगरी है तौर पर समूचे विश्व में मशहूर है, लेकिन 23 से 25 फरवरी को प्रस्तावित G20 संस्कृति कार्य समूह की बैठक से खजुराहो का कीर्तिमान और अधिक बढ़ जाएगा, जिसके चलते खजुराहो नगर परिषद CMO बसंत चतुर्वेदी, नगर परिषद अध्यक्ष अरुण कुमार उर्फ पप्पू अवस्थी, उपाध्यक्ष बिट्टी बाई पाल, जनप्रतिनिधि आशा रामपाल खजुराहो में स्थानीय प्रशासन के द्वारा दिन रात तैयारी करवाई जा रही है। तो वहीं शानदार पेंटिंग्स बनाकर खजुराहो की खूबसूरती में चार चांद लगाए जा रहे हैं। जैसे कि 1-2 दिन से देख रहे हैं खजुराहो में जगह जगह आप पेंटिंग बना रहे हैं, क्या परिचय है और किन के द्वारा ये आयोजन किया जा रहा है? जी, मेरा नाम योगी है और हम लोग बेसिकली गुड़गांव से है, बट मेरी टीम ऑल ओवर इंडिया से है, कहीं कहीं से है। तो हम लोग 6-7 लोग हैं और नगर निगम ने ये जिम्मेदारी हमें दी है G20 के लिए खजुराहो का ब्यूटिफिकेशन हम लोग कर रहे हैं। और हम लोगों ने खजुराहो की थीम, जैसे कि आप पीछे देख सकते हैं, ये गवर्नमेंट स्कूल है और हमने स्कूल की थीम यहाँ पे ली है, तो योगा थीम, तो इस तरह की काफ़ी थीम पे हम लोग काम कर चुके हैं। और गांधी चौक पे, स्कूल पे और पायल वाटिका हमारा नेक्स्ट है अभी। तो पूरे खजुराहो में ये पेंटिंग होनी है। आने वाले समय में और भी कहीं पे आप ऐसी पेंटिंग्स आकर्षित बनाएंगे? जी, एक्चुअली मैं पिछले 22 साल से म्यूरलिस्ट हूँ और मैंने कुंभ प्रयागराज में भी काम किया है और खजुराहो में भी हम लोग आगे प्रयास करते रहेंगे कि इस तरह का काम होता रहे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। गुना जिले में निकाली जा रही लोक स्वास्थ्य यंत्रिकी विभाग द्वारा विकास यात्रा में दिनांक 9 फरवरी को गुना कलेक्टर फ्रैंक नोबले और गुना भाजपा विधायक गोपीलाल जाटव मिशन नल जल योजना में हुए शामिल। यह विकास यात्रा गुना जिले की बमोरी विधानसभा के ग्राम बीदा खेड़ी, धनोरिया सहित अन्य गांव में आयोजित हुई। इसी क्रम में राधोगढ़ विधानसभा, चाचौड़ा विधानसभा की बिजलीपुरा, जयसिंहपुरा सहित अन्य गांवों में पहुंची, जहां जल कलश रथ यात्रा में भाजपा पूर्व विधायक ममता रघुवीर सिंह मीणा, जनपद अध्यक्ष प्रकाश भाई मीणा के द्वारा 29.26 लाख रुपए के मिशन नल जल योजना का लोकार्पण किया जाएगा। 6,000 रुपए साल मिल रही, 4,000 मामा जी दे रहे हैं, 10,000 रुपए साल दे रही है और शौचालय दे रही, मकान दे रही और गरीबों को पेंशन बढ़ा रही है। उनको लिए हमारी तरफ से जिंदगी भर आशीर्वाद। विकास की लहर हमारे बीच में विकास यात्रा पधार चुकी है। करतल ध्वनि से जोरदार तालियों के बीच में हम उनका स्वागत करते हैं। हमारे बीच में उपस्थित हैं आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय माननीय विधायक गुना श्री गोपीलाल जी जाटव। आदरणीय कलेक्टर साहब, मैं आग्रह करूंगा अतिथियों से सबसे पहले कन्या पूजन, सरस्वती पूजन करें, तत्पश्चात कन्या पूजन होगा। सभी से आग्रह है कृपया व्यवस्थित होकर बैठ जाएं। सत्ता हमारे लिए साध नहीं साधन है, कमलनाथ बताए उनकी अकाउंटेबिलिटी कितनी है। कमलनाथ अपने कहा था कि सहायक कृषि आधारित उद्योग जैसे पशुपालन, डेयरी विकास, मत्स्य पालन, उद्यानिकी के लाभ के लिए किसानों को प्रोत्साहन देंगे और रियायती ब्याज पर बैंक से 5 वर्ष का ऋण उपलब्ध कराएंगे। 1.25 साल में क्या किया कांग्रेस बताए, कमलनाथ बताए। मुझे खुशी है कि मुझे हजारों भांजे भांजियों से बात करने का और उनके सवालों का जवाब देने का मुझे अवसर मिला। ये पल वैसे भी मेरे लिए वो पल सबसे ज़्यादा खूबसूरत होते हैं, आनंद के होते हैं, प्रसन्नता के होते हैं,
जब मैं अपने भांजे भांजियों से और बच्चों से बात करता हूँ, कई तरह की जिज्ञासाएं थी, कई तरह के सवाल थे, कई तरह की चीजें वो जानना चाहते थे। तो मुझे अद्भुत आनंद आया और मुझे लगा कि उनके साथ जुड़ना एक अद्भुत आनंद है। और केवल आनंद नहीं है, मैंने पहले कहा कि मैं तो सीख रहा हूं, क्योंकि पहली बार इंस्टाग्राम लाइव कर रहा हूं, तो मैंने उनसे भी सीखा और मैंने जो पूछा उसका उत्तर देते देते उनको भी प्रेरित करने की कोशिश की। मेरे लिए अद्भुत अनुभव था ये। सर, कमलनाथ कह रहे हैं अब देखो, मेरे इनफॉर्मल संबंध है, बुरा मत मानना, नहीं कब पत्रकारों को बेटियां कह रहे बेटियां तो बेटियां हम लोग आज इंस्टाग्राम में पूछा कि भांजों का क्या होगा। मित्रों, हमारी विकास यात्राएं निरंतर जारी है और विकास के कामों के लोकार्पण शिलान्यास के साथ साथ जन कल्याण के महायज्ञ में लगी हुई है। बहुत अच्छा प्रतिसाद जनता का मिल रहा है और केवल यात्रा नहीं है, लोगों की सेवा है। तो जन सेवा का काम भी इन यात्राओं के माध्यम से हो रहा है और मुझे बहुत खुशी है कि अलग अलग जिलों ने कई नवाचार यात्राओं में किए हैं। अशोकनगर में बस में लाइब्रेरी साइंस के अनुरूप मोबाइल लाइब्रेरी शुरू की गई है, जो हर स्कूल का दौरा करेगी, स्कूलों में जाएगी। उज्जैन में नवीन मतदाताओं, वृद्ध मतदाताओं, सैनिकों और उनके परिवारों का सम्मान का कार्यक्रम किया जा रहा है। फिर लाडली लक्ष्मी बालिकाओं और प्रतिभाओं का सम्मान भी कर रहे हैं और स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन भी किया जा रहा है। रीवा में शासकीय योजनाओं का लाभ लेकर गरीबी रेखा से बाहर आए परिवारों का सार्वजनिक सम्मान भी हो रहा है और उनका अनुभव कथन कि वो गरीबी रेखा के बाहर कैसे आए, उसके कार्यक्रम हुए। हरदा जिले में जल कलश पूजन से विकास यात्रा प्रारंभ करते हैं, जो जल संरक्षण और संवर्धन का भी संदेश जनता को दे रहे हैं। दतिया जिले में नल जल योजनाओं के संचालन, संधारण और पेयजल के संरक्षण हेतु ग्रामवासियों द्वारा शपथ ली जा रही है। नीमच में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से नशा मुक्ति का संदेश भी दिया जा रहा है और वरिष्ठों और बुजुर्गों के सम्मान का कार्यक्रम भी चल रहा है। एक टेबल में कहते हैं चुनाव लड़ूंगा, ऐसा है, कमलनाथ जी क्या कह रहे हैं मुझे समझ में नहीं आता। अब वो कह रहे हैं कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, उनने कहा मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन उनके आईटी सेल ने फटाफट खंडन करके कहा अवश्यम भाभी, तुम्हारे बिना दुनिया नहीं चल सकती, कांग्रेस नहीं चल सकती। ऐसा लग रहा है कि उनके अलावा कुछ है ही नहीं है। अवश्यम भावी मुख्यमंत्री कौन सा होता है? अब मुख्यमंत्री तो हमने देखे थे, मुख्यमंत्री, भूतपूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री, ज्यादा से ज्यादा कोई कह दे, हालांकि वो भी कल्पना लोग की उड़ान होती है भाभी, लेकिन ये अवश्यम भावी मुख्यमंत्री क्या होता है कमलनाथ जी? इसकी परिभाषा तो बताइए। और अवश्यम भावी मुख्यमंत्री क्या आईटी सेल बनाएगा आपको? आपकी पार्टी में गदर मचा हुआ है। आपके एक नेता कह रहे हैं कि फलाने फलाने तो अजय अरुण तो बच्चे हैं, अभी इतने साल के परिपक्व नेता, आपकी पार्टी के नेता की नजर में बच्चे हो गए। तो मुझे ये समझ में नहीं आता सच्चे कौन है कमलनाथ जी, कौन सच बोल रहा है? पहले राहुल गांधी जी से आपने बुलवा दिया, 10 दिन के अंदर कर्जा माफ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और नहीं तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। राहुल तो नहीं बदल पाए, बदला तो फिर जनता ही नहीं। ये भाभी, अवश्यम भाभी, ये तो बौखलाहट कोई प्रदर्शित करता है। अब वैसे ही लट्ठा मची हुई, मुझे क्या कहना है। फिलहाल के लिए अब तक की खबर में इतना ही। बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।